साहब वापस आ गए, ज़ाहिर है आप उनके साथ साथ हैं। आज की जो डेवलपमेंट है उनकी अपीलें बहाल भी हो गई और जितनी तेज़ी से मामला चल रहा है, पहले तो ये तासुर था कि नवाज शरीफ पार्टी को इलेक्शन लड़वाने के लिए आ रहे हैं, मगर क्या नवाज शरीफ खुद वजीर आजम बनने के लिए इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं? क्या वो ये देख रहे हैं कि ये सजाएं उनकी ख़त्म होंगी और उसके बाद वो खुद चौथी बार वजीर आजम बनने के लिए इलेक्शन लड़ेंगे? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये मियाँ साहब जो हैं डेफिनेटली हमारे पीएम के कैंडिडेट होंगे। अल्लाह ताला हमें कामयाबी दे, अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाए, चौथी दफ़ा ज़रूर होंगे हमारे कैंडिडेट, इसमें कोई शक नहीं है। वो लड़वाने नहीं, वो लड़वाने भी आए हैं, मेनली लड़वाने भी आए, लेकिन ख़ुद भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। और जिस तरह हमें आज रिलीफ मिली है कोर्ट से, तो मेरा ख्याल है कि उनकी जो बाकी भी मुश्किलात जो हैं, जो हर्डल्स हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है दूर हो जाएंगे। मगर ख्वाजा साहब, आपके जो छोटे भाई हैं वो अब एक दफ़ा वज़ीर आज़म बन चुके हैं और शरीफ ख़ानदान की रिवायत है कि वो आमतौर पर लंबे टाइम के लिए पंजाब की वज़ारत आला किसी को देते नहीं है और को। तो क्या शहबाज शरीफ वापस वज़ीर आला बनेंगे या हमज़ा और फिर मरियम में कॉन्टेस्ट होगा? अगर आप लोग इलेक्शन जीतते ही क्या होगा फिर, या ख़ानदान के अंदर एक अलग मामला चलेगा फिर? ये मैं स्पेकुलेट नहीं करूंगा शाहजेब इसके ऊपर, लेकिन मेरा ख्याल है कि माजी में भी इस किस्म के वो मराहल आए और वो तय कर लिया गया कि भाई आपको पता है बड़ी क्लोज नेट फैमिली है मियां नवाज शरीफ की जो है, they settle their problems or they settle their issues very amicably within the house or within the family. तो ये कोई इतना बड़ी बात नहीं है। और जिस तरह सारी फैमिली ने, जिसमें मरियम है, हमजा है, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ हैं, उन सब ने मिलकर ये जंग लड़ी है। तो इसलिए ये होना कि वो आपस में एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, तो वो क्वालिफिकेशन हो या डिसक्वालिफिकेशन हो, मैं समझता हूँ सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन उनकी ये है कि उन्होंने ये मिल के जंग लड़ी है। और इस जंग में जो है उस सारे ख़ानदान में इन चारों जो पर्सनैलिटीज़ जो हैं, मरियम, हमजा, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ जो है, वो उनकी कुर्बानियाँ जो है ना, वो मेरा ख्याल है वर्करों से आगे रही हैं। पहले होता था कि वर्कर कुर्बानी देते थे, लीडर जो, लेकिन उन्होंने बिल्कुल लीड किया और उस दौरान जो है इन ए पर्सनल सेंस एंड उन्होंने सदमात भी उठाए, बड़ी बड़ी आजमाइश से गुजरे। तो मेरे नहीं ख्याल कि ये कन्फ्रंटेशन होगी या कोई इस किस्म की कोई ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी वक्त के साथ। मगर ख्वाजा साहब, एक बहुत बड़ा मसला ये हो गया कि पहले ये तासुर था कि बतौर वज़ीर आज़म जो क्वार्टर्स हैं उन्हें नवाज शरीफ एक्सेप्टेबल नहीं है। ज़ाहिर एक बहुत बड़ा प्लान था, उसमें नवाज शरीफ को बाहर करना, इमरान खान को लाना, एक पूरा होमवर्क था। जनरल पाशा, जनरल रहील इस्लाम, ये सारा का सारा। ये अचानक हुआ क्या है? क्योंकि लाडला प्लस अब पीपल्स पार्टी कह रही है, समझौते का इल्ज़ाम लगा रही है, तहरीक इंसाफ इल्ज़ाम लगा रही है, हर तरीके से तरफ से इल्ज़ाम लग रहे हैं। ये इतना बड़ा समझौता कैसे हुआ है? दूसरी तरफ बदल गई है या नवाज शरीफ साहब बदल गए हैं? शाहजेब, मैं आपने जो पुराने नाम लिए हैं, विदाउट नेमिंग देम, और मैं वो नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो सारे के सारे लोग जो है वो अब एक तारीख का हिस्सा बन गए हैं। उन्होंने जो तजर्बात किए, उनकी कौम ने, मुल्क ने जो है बेशुमार कीमत अदा की है। मेरा ख्याल है, मैंने कल भी एग्जांपल दिया था, वो मगर ख्वाजा साहब, आप मिसाल भी दीजिएगा दोबारा। मगर जब आप ये कहें, जिस तरह ये लोग तारीख का हिस्सा हैं, उस तरीके से आपकी पार्लियामेंट के फ्लोर पर तकारीर भी तारीख का हिस्सा हैं। मगर जब आप भी कहें मैं नाम नहीं लूंगा, तो इसका मतलब है मियां नवाज शरीफ ही नहीं, पूरी पार्टी बदल गई है। मैं नाम ले लेता हूँ ना, आप बिल्कुल ये मैं नाम लेता हूँ। आपने नाम लिया है, जनरल पाशा का नाम लिया है, बाकी लोगों का नाम लिया है, मैं सबका नाम ले लेता हूँ जिन लोगों ने इसमें पार्ट प्ले किया। आई हैव एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम इन टेकिंग नेम्स। उनका नाम जो है वो तो हमारी माजी की जो गूंज है वो तो मेरा ख्याल है परमानेंटली हमें याद दिलाती रहेगी कि हमारे साथ क्या हुआ था। ये बिल्कुल मैंने इख्तिसार से काम लिया, इसलिए मैंने नाम नहीं लिए। लेकिन जनरल पाशा जो है वो इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ दिस होल saga which started unfolding 2013 और 2012, और उसके बाद जो है वो और लोगों ने पकड़ लिया
जनरल जहीर थे उसमें, उसके बाद जनरल बाजवा आ गए, ये सारे लोग जो हैं उन्होंने एक इसमें फिर सवाल ये है कि ये इस वक्त जो सिनेरियो है और पोजीशन है, इट इज़ अबाउट अ प्रोजेक्ट गॉन रॉन्ग, और वो रॉन्ग इतना चला गया कि बिल्कुल ही रॉन्ग साइड पर जाके खड़ा हो गया। ये मसला उसका है कि इमरान खान साहब बहुत रॉन्ग साइड पर जाके खड़े हैं क्योंकि प्रोजेक्ट फेल हो गया, या ये मसला है कि नवाज शरीफ साहब राइट साइड पर आ गए हैं? आपको क्या लग रहा है, ये इसलिए थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है कि वो इतना रॉन्ग पे खड़े हैं, या आप लोग राइट पर खड़े हैं? नहीं, मेरा अपना ख्याल है कि ये एक तो मैं जो आपने कहा ना कि मियां साहब के साथ ये हुआ, वो एक हो सकता है आपने पढ़ा हो, एमरसन के एसेज हैं, उसमें एक ऐसे है लॉ ऑफ कंपनसेशन का। तो ये कुदरत के निज़ाम में जो है कंपनसेशन की एक सिलसिला होता है। मैं समझता हूँ कि मियां साहब जो उनके साथ इस वक्त जो उनको डिविडेंड्स आ रहे हैं, वो सारे के सारे कंपनसेशन है जो उनके साथ जो कुछ हुआ ओवर लास्ट 6-7 इयर्स, वो उसकी कंपनसेशन है। ये कुदरत की तरफ से आ रही है, ये कुदरत हालात पैदा कर रही है। दूसरी बात जो आपने दूसरा क्या अभी क्या दूसरा सवाल अभी किया था आपने, सबके ज्यादा एक प्रोजेक्ट रॉन्ग होने की वजह से वो रॉन्ग साइड पर इतने हैं कि आप फिलहाल एक ऑप्शन बने हुए हैं, लॉन्ग टर्म में नहीं होंगे, या फिर आपको लग रहा है आप बिल्कुल राइट साइड पर आ गए? मैं रॉन्ग साइड और राइट साइड जो है ना, मेरा ख्याल है कि ये कुछ मुद्दत के लिए, बल्कि परमानेंट बेसिस के ऊपर हमें, जिस तरह मियां नवाज शरीफ ने अपनी तकरीर में कहा है, उन्होंने बड़ी जिसको कहते हैं बगैर किसी इबहाम की ये बात की है कि सबको मिलके इन हालात के साथ को टैकल करना पड़ेगा, तमाम लोग मिलके बैठे हैं। उन्होंने पॉलिटिकल एलिमेंट्स को भी दावत दी है, उनका ही वेंट ऑल टू द एक्सटेंड के बाकी जो कंपोनेंट्स जो हैं वो भी मिलके बैठे हैं और हम ये इसके प्रॉब्लम। इसमें रॉन्ग साइड राइट साइड जो है, मेरा ख्याल है इस वक्त जो है ना, एवरीबॉडी हैज टू बी ऑन द राइट साइड, नोबडी शुड बी ऑन द रॉन्ग साइड। Everybody has to be on the right side, otherwise ये खड्डे में जो फंस गई है ना गाड़ी, ये निकलेगी नहीं, सबको धक्का लगाना पड़ेगा। अच्छा, मगर इसमें मसला ये है कि ख्वार साहब, ज़ाहिर एक बड़ी रिकन्सिलिएटरी स्पीच थी मियां साहब की, उन्होंने कहा कि मैं किसी से बदला नहीं लेना चाहता, ये सब चीज़ें, मगर जो दूसरी तरफ है उसे राइट साइड पर आने का मौका मिल नहीं रहा है, क्योंकि वो पैगामात भेज रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से, उन्हें जवाब मिल नहीं रहा है। तो क्या मियां साहब की रिकन्सिलिएशन इस हद तक है कि भाई मैं तो नहीं लूंगा बदला, बाकी आपका मसला था, आपने पैदा किया था, मुझे हटाने के लिए आप डील करते हैं तो करते रहें, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है? नहीं, ये चीज जो है, हम इस जो आप जो बात कह रहे हैं मुझे बिल्कुल उसकी समझ आ रही है, लेकिन अगर 4 साल में एक मौका मिला, मैं समझता हूं कि जैसा भी तजर्बा था, हमें उससे नुकसान हुआ, हमें उस पर इख्तलाफ है, शदीद इख्तलाफ है, लेकिन एक शख्स को मौका दिया गया, अगर वो फेल हुआ है तो उसकी जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, पहले तो उसकी अपनी बनती है, उसने क्या किया। आपके प्रोग्राम जो है उनकी गूंज भी जो है हर तरफ पिछले 5 साल की जो है इस वक्त भी सुनाई देती है। दूसरा ये जो लाए समवेयर ऑन द लाइन, ये उनकी जजमेंट जो है इमरान खान के मुताबिक गलत साबित हुई। अब मियां नवाज शरीफ वापस आए हैं तो आप कह रहे हैं कि हम राइट साइड पे आ गए हैं, हम रॉन्ग साइड पे नहीं रहे। मैं फिर उसको रिपीट करूंगा कि मियां नवाज शरीफ की स्पीच के तनाजर में वी ऑल हैव टू बी ऑन द राइट साइड, इसमें कोई रॉन्ग साइड पे जो है नहीं हो सकता। मियां नवाज शरीफ ने अगर पॉलिटिकल कुव्वतों को दावत दी है तो मेरा नहीं ख्याल कि उसमें किसी एक्सेप्शन की ज़रूरत है। जो भी पार्लियामेंट में जो भी एलिमेंट्स आते हैं उन सबको मिलके एक कुव्वत होनी चाहिए। एक पार्लियामेंट एक इंस्टीट्यूशन है, वो इंस्टीट्यूशन हो गई, एस्टेब्लिशमेंट हो गई, अदलिया हो गई, ब्यूरोक्रेसी हो गई, बाकी बिग बिजनेस और मीडिया भी उसमें शामिल कर ले। मैं ये बार बार ये बात कहता हूँ, अगर ये सारे राइट साइड पे हों, किसकी राइट साइड, आप या मेरी राइट साइड पे नहीं, इस मुल्क की राइट साइड पे हों, इस अपने वतन की राइट साइड पे हों, तो मेरा ख्याल है सारी चीजें तय हो सकती हैं। किसी के पास इक़्तिदार आ जाता है, किसी से छीना जाता है, वो सारा प्रोसेस का हिस्सा है। और मगर ये आम बात है ख्वार साहब, ज़ाहिर मगर आपने कहा कि एक चौथी दफ़ा वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार होंगे, इलेक्शन भी लड़ेंगे नवाज शरीफ साहब। इलेक्शन उस वक्त लड़ेंगे जब इलेक्शन की तारीख आएगी। पीपल्स पार्टी इल्ज़ाम आपकी जमात पर यह भी लगा रही है कि इलेक्शन की तारीख भी आप लोगों की वजह से नहीं आ रही है, आप पुश भी नहीं कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने जनवरी का आखिर का कह दिया। क्या इलेक्शन में फिलहाल आप समझते हैं कि अगर चले जाए मार्च अप्रैल तक तो खैर है? नहीं, मेरा ख्याल है कि ये जो क्लोजर जो है ना इस कंट्रोवर्सी का,
वो 10-15 रोज में जो है, मेरा ख्याल है 2 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट मैंने इलेक्शन कमीशन को बुलाया है। मुझे उम्मीद है, लेट्स होप के ये 2 नवंबर को वो कोई ना कोई डेट वहां पे दे दें ताकि ये कंट्रोवर्सी जो है खत्म हो जाए। जहां तक पीपल्स पार्टी कह रही है या कोई और पार्टीज कह रही हैं, मैं पीटीआई का नहीं कहता, पीटीआई इस वक्त जो है वो उनकी जो नजरियात हैं या उनकी जो अप्रोच जो है वो डिफरेंट है, लेकिन जो बाकी जो हमारे हलीफ रहे हैं 14 महीने जो है वो ये बातें कर रहे हैं, मेरा ख्याल है वो सिर्फ इलेक्शन के लिए अपने आप को पोजीशन कर रहे हैं, अपनी पोजीशनिंग कर रहे हैं। और इलेक्शन के करीब पार्टियां जो है, सियासी पार्टियां इस किस्म की पोजीशनिंग करते हैं और उससे कोई नेगेटिव जो है मेरा ख्याल है इंप्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। मगर वो ठीक है बखौर साहब, आप खुद भी कन्विंस्ड हैं इस बात पर एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन के तौर पर, और मुल्क के हालात आपने देखे हुए हैं कि अब हल फौरी इलेक्शन ही है। 2 नवंबर को एक तो सुप्रीम कोर्ट, फिर 2 नवंबर को आईएमएफ भी आ रहा है और ये इतलात है कि आईएमएफ ने ये कहा है कि जी 9 मंथ का प्रोग्राम था, तो ये बात उनकी तरफ से कही जाएगी कि आप 9 महीने के अंदर अंदर आपने इलेक्शन कराने थे तो इलेक्शन हो। आप समझते हैं कि फौरी इलेक्शन ही हल है कि अब ये हो जाए बस इलेक्शन? बिल्कुल सही है, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं कि इलेक्शन जो है वो हल है। इलेक्शन के बाद जो है ये गुमगू की कैफियत खत्म हो जाएगी। जो भी पार्टीज आती हैं वो मिलके उसमें एक ग्रैंड डायलॉग हो सकता है, जो मैं असेंबली के फ्लोर पे भी कहता रहा हूँ, हमारे दूसरे दोस्त भी कहते रहे हैं, दूसरी पार्टियां भी इसकी बात करती हैं। एक ग्रैंड डायलॉग हो जाए और उसमें जो है ये सारे का सारा जो एजेंडा, जो इकोनॉमी है, मेन एजेंडा तो इकोनॉमी है, ये दहशतगर्दी है जो इस वक्त बड़ी एक रैम्पेंट है ऑल ओवर पाकिस्तान, खुसूसन केपी में और बलूचिस्तान के अंदर। ये 2 इशू 2013 में भी थे और उस वक्त भी जो है मियां नवाज शरीफ ने इनका हल ढूंढा और मैं कॉन्फिडेंट हूं कि अल्लाह ताला मेहरबानी करे, मियां नवाज शरीफ जो है वजीर आज़म दोबारा बनता है तो ये इसका जरूर हल ढूंढा जाएगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरह मियां साहब ने ऑफर की है उस ऑफर को परसू करना चाहिए और एक इलेक्शन के फौरन बाद जो है एक ग्रैंड डायलॉग जरूर होना चाहिए जिसपे इकोनॉमी और दहशतगर्दी और हमारे फॉरेन रिलेशनशिप भी जो है हमारे हमसायों के साथ, खुसूसन अफगानिस्तान के साथ जो हमारा रिलेशनशिप है उसको हमें मौजूद बहस पर लाना चाहिए।